नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 की यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जिसमें आपको ये परिचित कराया जाएगा कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ, वो सोवियत संघ के विघटन में ऐसे कौन कौन से कारक थे जो सोवियत संघ जो एक 15 जो है गणराज्यों का संघ था और ये टूट कर जो है 14 अलग अलग नए देश बन गए। और उसके बाद रसिया अकेले बचा, जो कि आज भी एक रसिया देश नहीं, आप इसको एक महाद्वीप समझ सकते हैं। ये ऐसे महाद्वीप के विघटन की चर्चा हम आपसे करने चल रहे हैं। और जो आज वर्तमान में आप रसिया और यूक्रेन के मध्य जो आप विवाद देख रहे हैं दोस्तों, इस विवाद की जो जड़ है ये इसी सोवियत संघ के विघटन में छिपी हुई है, जिससे आपको इस वर्तमान ये जो महायुद्ध चल रहा है जिसमें सभी नाटो देश जो है यूक्रेन के समर्थन में आ रहे हैं, ये कहा जाए कि साम्यवादी व्यवस्था जो है स्थापित करने की एक चाहत है रसिया की, और लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने की चाहत है नाटो और अमेरिका की। चूँकि नाटो का ही जो है नाटो एक महत्वपूर्ण घटक है अमेरिका का ही, जिसमें ये सभी छोटे छोटे देशों को एक करके यूरोप के उनको एक सामरिक और आर्थिक ताकत के रूप में स्थापित किया गया है। तो ऐसी इनके इतिहास को आपको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आखिर में 2014 में किन कारणों से क्रीमिया जो है चले गया फिर से रूस के कब्जे में, जो कि यूनाइटेड जब एसएसआर टूटा तो उस समय क्रीमिया भी उसमें एक अलग स्वतंत्र देश की मान्यता रखा, स्वतंत्र देश अपने को घोषित किया। आइए इस सोवियत संघ के विघटन को पढ़ते हैं, जिसमें आप पूरी तरह से ये समझ पाएंगे कि आखिर में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, व्लादिमीर लेनिन से लेकर व्लादिमीर पुतिन तक की कहानी क्या है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं। आइए देखते हैं सोवियत संघ के विघटन के कारक क्या हैं, किन कारणों से सोवियत संघ टूटा और जिसमें अमेरिका अपना दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अपनी जो स्थिति को मजबूत कर पाया। फिर शीत युद्ध में उलझा रहा रसिया और अमेरिका, लेकिन जब ये सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उससे शीत युद्ध भी समाप्त हो गया और हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई। आप देखें, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में आपको ले चलता हूँ। ये जो 1917 की रूसी क्रांति है, अक्टूबर क्रांति एक ऐसी क्रांति है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में होती है दोस्तों। इसमें रूसी साम्राज्य के जो जार हैं या उन्हीं जार को सम्राट या कहा जाता है, जो हमारे भारत में सुल्तान हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, तो वहाँ पे रसिया में उनको जार कहा जाता है। तो इनको सत्ता से बेदखल करके जो है दोस्तों व्लादिमीर लेनिन की अगुवाई में बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। मतलब वहाँ पे जारशाही को समाप्त करके जो 1917 की रूसी क्रांति हुई, उस जारशाही को समाप्त करके वहाँ पर एक साम्यवादी व्यवस्था, जो बोल्शेविक पार्टी ने जो है दुनिया की पहली साम्यवादी सरकार का गठन किया। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी पहली साम्यवादी जो पार्टी है, जो पहले साम्यवाद का जो एक प्रादुर्भाव, एक विचारधारा है, इसका गठन यहाँ पे पहली सरकार के रूप में होता है। और इसी जार के सम्राट की बेदखली, जार के साम्राज्य के को हटाकर, जार को हटाकर वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था का गठन, यही कहा जाता है अक्टूबर क्रांति। दोस्तों, बोल्शेविक पार्टी की लाल सेना ने गृह युद्ध में ऐसे राज्यों पर कब्जा कर लिया जिन्होंने जार के पतन का लाभ उठाकर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। क्योंकि आप देखेंगे जब इनका टूटा तो जो है यूएसएसआर, तो आप उसमें बेलारूस है, मोल्डोवा है, यूक्रेन, ये सब उसी के पार्ट हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ये सब उन्हीं के पार्ट हुआ करते थे, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। और उधर बाल्टिक राज्यों में आप जाएंगे तो इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। तो इन दोस्तों इनके जो इन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, जब फिर से इनकी जो है बोल्शेविक पार्टी की सत्ता जो है आई, और जैसे ही इन्होंने जार को हटाया, वहाँ से जो है सम्राट के शासन को हटाया, तो रसिया में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। और उस गृह युद्ध को निपटाने के लिए बोल्शेविक पार्टी ने अपनी लाल सेना गठन किया था और उन्होंने पूरी तरह से जितने राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था उनको फिर से अपने साम्राज्य में मिला लेता है। कौन? ये बोल्शेविक पार्टी की लाल सेना। अब देखें दोस्तों
कि रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव सोवियत के सभी गणराज्यों पे था। जैसा कि हमने आपको सभी का नाम बताया कि सोवियत के जितने गणराज्य थे, सोवियत में जो है दोस्तों, आज देखें कि 15 देशों में रूस अकेला बचा और 14 छोटे छोटे देश ये आज़ाद हो गए। और इन्हीं आज़ाद होने वाले देशों में यूक्रेन भी है, इन्हीं आज़ाद होने वाले देशों में जिस पर 2014 ने कब्जा किया रसिया ने, क्रीमिया पर, और इसी में आपका बेलारूस भी है, इसी में आपका मोल्डोवा भी है, इस्टोनिया, लाटविया, ये सभी देश जो है इसी से संबंध रखते थे। अब देखें कि जब रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव सोवियत के सभी गणराज्यों पर था, तो इन्होंने एक सुप्रीम सोवियत, जो एक प्रकार की संसद थी, तो इन्होंने एक सुप्रीम सोवियत बनाया। और ये एक ऐसी संसद थी जो इन सभी 15 गणराज्यों पे जो है अपना नियम और कानून थोपती थी। और जो इनके सोवियत सुप्रीम जो है, इसमें जो लोगों की नियुक्ति होती थी, वो नियुक्तियां जो होती थी दोस्तों, ये भी साम्यवादी पार्टी ही करती थी, जिससे एक अति केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हुआ। और ये राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण भी, ये हम उन कारणों पर चर्चा कर रहे हैं जहां से इनका जो है सोवियत संघ का विघटन होता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जितने सीमावर्ती गणराज्य हैं, अब सीमावर्ती गणराज्यों से मतलब क्या है कि रसिया तो अकेला था, इसके सीमावर्ती गणराज्य जॉर्जिया, यूक्रेन, आर्मेनिया, लाटविया, इस्टोनिया, लिथुआनिया, क्रीमिया आदि ने स्वेच्छा से साम्यवादी व्यवस्था कभी नहीं स्वीकार की। इनके ऊपर, इन गणराज्यों के ऊपर साम्यवादी शासन व्यवस्था थोपी गई थी। अब क्या होता है कि इसके बाद जो स्टालिन है और ब्रेजनेव, ये रूसी सोवियत संघ के प्रमुख रहे हैं 1964 से 82 के दौर में। यहाँ पर इनके प्रशासन में तानाशाही, भाई भतीजावाद का बोलबाला अत्यधिक रहा, जिससे इनके नागरिकों की स्वतंत्रता और लोगों के अधिकारों को बैन कर दिया गया था। मतलब इनका ऐसा बोलबाला था इनकी तानाशाही में कि जो आप वर्तमान अमेरिका से निकली हुई स्वतंत्रता संग्राम को आप देखते हैं, तो ये स्वतंत्रता की जो अवधारणा है, जो आप मौलिक अधिकारों को देखते हैं, ये लोकतंत्र की अवधारणाएं हैं। साम्यवाद में इस प्रकार की कोई जो है विचारधारा या अवधारणा नहीं होती है। साथ ही इस तानाशाही में जो स्टालिन ने किया, स्टालिन और ब्रेजनेव ने किया, और साथ ही साथ अभी वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन भी कर रहे हैं। तो व्लादिमीर पुतिन आदि जो हैं, ये तो अभी वर्तमान में ये एक ऐसे जो है जासूसी वाला व्यक्ति रहा है, जो बहुत ही अच्छा जासूस रहा है। उसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में चर्चा हम करेंगे और आपको समझ में आएगा कि रसिया यूक्रेन विवाद आखिर में क्यों है। और इन्होंने विदेशी यात्रा पर भी रोक लगा के रखी थी। ये प्रशासन में तानाशाही स्टालिन ने भी किया और ब्रेजनेव ने भी किया। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि सोवियत संघ ने प्रौद्योगिकी, बुनियादी अधोसंरचना जैसे ऊर्जा और परिवहन पर ध्यान नहीं दिया, जिससे पश्चिमी देशों की अपेक्षा सोवियत संघ के क्षेत्र, जो भी ये आपको हमने नाम बताए सभी इनके 15 गणराज्यों के, 14 गणराज्यों के, चूंकि रसिया एक अकेले बचा तो 14 तो इनके स्वतंत्र हो गए। यहाँ पे औद्योगिक विकास इतना बाधित हुआ और इनकी उत्पादकता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे अंदर ही अंदर इनके अंदर जो है इस यूनाइटेड एसएसआर, जो यूएसएसआर है, इससे अलग होने का इनके अंदर धीरे धीरे वहाँ की जनता में ये चीज़ें आ रही थी। और सोवियत संघ के उद्योग जो थे दोस्तों, ये सरकारी नियंत्रण थे। अब सरकारी नियंत्रण में जो काम काज होते हैं वो कैसे होते हैं, इसीलिए तो भारत में आज प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, सभी चीज़ों को प्राइवेट किया जा रहा है। तो इसके कारण से उपभोक्ता वस्तुओं का अभाव हो गया। साथ ही दोस्तों इनकी गुणवत्ता में भी अत्यंत कमी रही, कि मतलब जो सरकारी लोग और सरकारी संस्थाएं चीज़ों को बनाती थी उस समय रसिया में, उनकी गुणवत्ता बहुत ही निम्न होती थी। इसके अलावा आप देखें कुशल प्रौद्योगिकी के अभाव में जो रसिया का कृषि क्षेत्र था वह अत्यंत पिछड़ गया। और 1980 के दशक में दोस्तों, जहां एक अमेरिकी किसान 70 से 80 लोगों के लिए खाद्यान्न, मतलब गेहूं, चावल, राशन ये सब पैदा कर सकता था, वहीं एक रूसी किसान मात्र 8 से 10 लोगों के लिए खाद्यान्न उत्पादित कर पाता था। जिससे इनको ऐसा लगता था कि सोवियत संघ से हमें निकल ही जाना चाहिए और हमें अपनी एक स्वतंत्र सत्ता या स्वतंत्र देश के रूप में हमको अपनी मान्यता देनी चाहिए थी। लेकिन साम्यवादी व्यवस्था में इन साम्यवादी सरकारों ने इनको अलग होने का कभी मौका नहीं दिया। जहां भी विद्रोह हुआ उसको बहुत ही बर्बरता पूर्वक उसको दबा दिया गया। आगे देखिए दोस्तों कि सोवियत संघ
द्वारा आर्थिक संसाधनों का व्यय आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप न करके शीत युद्ध एवं अंतरराष्ट्रीय राजनीति से प्रेरित होकर किया गया। अब चूंकि शीत युद्ध के बारे में भी आप जान लें कि आखिर में शीत युद्ध की चर्चा हमेशा होती रहती है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार में चूंकि अमेरिका और रसिया दोनों ही एक साथ जो है लड़े हैं, लेकिन दोनों में ये एशिया महाद्वीप में और उधर वो यूरोप और जो है अन्य शक्तियों में जो एक ध्रुवीय व्यवस्था थी उसको समाप्ति के लिए, जब एक ध्रुवीय व्यवस्था शीत युद्ध में महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जब वर्ल्ड वार में रसिया इनसे अलग हो गया जो है, और ये वर्ल्ड वार जीतने के बाद ये जब अलग हुआ तो इन दोनों के बीच में व्यापारिक बहुत सारी आर्थिक प्रतिबंध इनके ऊपर लगाए गए, और इन आर्थिक प्रतिबंधों में एक दूसरे के ऊपर ये जो शीत युद्ध है ये अमेरिका और रसिया के मध्य हुआ, जिसमें बहुत प्रकार के व्यापारिक प्रतिबंध, हथियारों में जो है होड़ कर देना। आप देखें कि अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से देने के चक्कर में ये अपने रक्षा बजट में बेतहाशा वृद्धि की। आप देखें कि अमेरिका का जीडीपी है वो कितना हाई है और कितना ज़्यादा वो विकसित है, कितनी ज़्यादा उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन रसिया ने अपने आप को मजबूत करने के लिए इन्होंने अपने रक्षा बजट में बेतहाशा वृद्धि की, और उससे क्या हुआ दोस्तों कि अमेरिका से बढ़त हासिल करने के लिए 1961 में जब आप पढ़ते हैं दुनिया का प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन कि भाई पहला ये रूस के ही थे, तो इनको अंतरिक्ष में इन्होंने भेजा सोवियत संघ ने। ये सोवियत संघ का एक जवाब था कि हम एशिया महाद्वीप और हम एशिया और यूरोप में हम पूरे खुद ही एक बार इतने बड़े महाद्वीप हैं, तो हम अमेरिका से पीछे क्यों रहें। ये था दोस्तों इनका शीत युद्ध, और ये शीत युद्ध ऐसा था कि इसमें एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़, एक दूसरे से ज़्यादा हथियार जो है इकट्ठा कर लेना, और जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था जहाँ जहाँ जो 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो ब्रिटिश उपनिवेश, जो जर्मनी के उपनिवेश, जो फ्रांसीसी उपनिवेश थे, इनको जब अमेरिकियों ने आज़ाद कराया, जिसमें हमारा भारत देश भी शामिल है, तो अमेरिका के प्रभाव में वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होती गई। लेकिन आप देखें कि जितने भी आज ये यूनाइटेड जो एसएसआर है, यूएसएसआर में जितने देश थे, 1945 में एक संधि भी हुई थी। उस संधि में इसने कहा था कि हम क्रीमिया आदि पर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का गठन करेंगे, लेकिन वहाँ भी रसिया ने जो है साम्यवादी व्यवस्था किया। तो मतलब ये था दोस्तों कि रूस चाहता था कि दुनिया में साम्यवाद स्थापित हो, और अमेरिका ये चाहता है कि दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो। तो ये जो लड़ाई है दोस्तों, यूक्रेन इसी में पिस रहा है, क्रीमिया इसी में पिसा, और जो हमारा भारत है उपनिवेशीकरण से जब आज़ाद हुआ तो जो है हमको लोकतांत्रिक व्यवस्था मिली, और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का हम सभी एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि ब्रिटेन का लगाव भी अमेरिका से ही रहा, और अमेरिका और ब्रिटेन जो कभी भी किसी विश्व युद्ध में नहीं हारा था, इसीलिए वो अपने आप को हमेशा अजेय, और यूरोपीय जो राष्ट्र हैं, जो यूरोप के देश हैं, उन देशों में भी अपने आप को हमेशा सबसे अलग और सबसे सुप्रीम मानता है। आप देखेंगे 1979 में अफगानिस्तान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करके एशिया में अपनी स्थिति को बढ़ाई। क्योंकि जब आप इसका अध्ययन करेंगे दोस्तों, तो इनके जो रसिया की राजधानी है मॉस्को, वो मॉस्को भी यूरोप में पड़ती है, यूराल पर्वत के आगे, और उसके ज़्यादातर भाग जो है हमारे एशिया महाद्वीप में है। लेकिन वो यूरोपियों में जो है अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित करने के लिए जो भी इनके बगल में लगे हुए राज्य थे, जो आज बेलारूस को आप पढ़ रहे हैं मदद कर रहा है, ये भी यूएसएसआर का ही पार्ट था, यूक्रेन भी यूएसएसआर का ही एक भाग था। आगे देखें दोस्तों कि ये सब ये शीत युद्ध के चक्कर में हो रहा है, जो अमेरिका से बढ़त हासिल करने की एक रसिया की इच्छा है, वही इच्छा की पूर्ति है। जो साम्यवाद है, वो साम्यवाद जो आज चाइना में भी साम्यवाद है, रसिया में भी साम्यवाद है, तो इन साम्यवादी शासनों ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बिल्कुल पूरी तरह से कमज़ोर करने के लिए जो है ठान रखा था। और उधर लोकतंत्र ने जो अमेरिका है, वो अमेरिका ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। तो ये लड़ाई लोकतांत्रिक व्यवस्था और साम्यवाद की है। अब आप देखें कि व्लादिमीर पुतिन आज एक केजीबी एक गुप्तचर संस्था है। व्लादिमीर पुतिन जो आज वहाँ के राष्ट्रपति हैं सोवियत संघ के,
ये व्लादिमीर पुतिन उसी केजीबी एक गुप्तचर संस्था थी। इसमें स्थानीय विद्रोहों और ऐसे नेताओं को दबाने का काम किया जो साम्यवादी शासन के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। अब आप अगर यूक्रेन क्राइसिस को आप देखें तो यूक्रेन जो है साम्यवादी व्यवस्था के खिलाफ था और वो नाटो में मिलना चाह रहा है। तो नाटो ऐसी कंट्रीज हैं जो लोकतांत्रिक कंट्रीज हैं और यूरोपीय यूनियन में वो जो है सदस्य बनना चाह रहा है। और इसका जो है साम्यवाद रसिया को ये डर है कि कहीं यहाँ पर भी हमारे पास में ही जब ये नाटो का सदस्य बन जाएगा तो नाटो मतलब अमेरिका की ताकत यहाँ पे आके स्थापित हो जाएगी। अमेरिका की ताकत बेलारूस और ये अपना यूक्रेन इन जगहों पर ना स्थापित हो पाए, क्रीमिया आदि देशों पर ना स्थापित हो पाए, इसलिए वो यहाँ पे जबरन आप देखें इतना बड़ा लगातार 7 दिनों से हमले, हवाई हमले, मिसाइल से हमले, यहाँ तक कि परमाणु युद्ध की भी धमकियाँ दी जा रही हैं। इन पे जो ये कार्यवाही हो रही है ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जो है गिराने की और एक साम्यवादी व्यवस्था को बढ़ाने की ये ताकत है। और रसिया की आज से नहीं 1550 ईस्वी का जब आप रसिया के इतिहास पढ़ेंगे तो 1550 ईस्वी में यहाँ पे जो शासन हुआ करता था, यहाँ पे शासन मुगलों का शासन था। मुगल एक समय में ये जो मुगल और मंगोल हैं, ये मुगल लोग ये चाइना और रसिया इस पूरे बड़े भूभाग में कब्जा कर लिए थे। लेकिन वहाँ के जो शासक रहे उन शासकों ने एक अपनी नीति बना के रखी कि इन्होंने डिफेंस कभी भी नहीं समझा, इन्होंने डिफेंस से अच्छा ऑफेंस को माना। इसलिए वहाँ पे एक कहावत भी प्रचलित है कि डिफेंस बेटर देन ऑफेंस, मतलब पहले आप उन पे कब्जा कर लो, जो आने वाले संभावित खतरे हैं उनको आप पहले ख़त्म करें, जिस कारण से ये खतरा ना पैदा हो। और ये संभावित खतरे का ही परिणाम है कि केजीबी का एक जो व्यक्ति था वो व्यक्ति आज जो है वहाँ का राष्ट्रपति बना है। और वो राष्ट्रपति महोदय पूरे जो है यूरोप ही नहीं पूरे जो है दुनिया में एक भय का माहौल पैदा कर दिए हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि रसिया का एक महत्वपूर्ण उनके जो है इतना कमजोर होने का कारण कि लगातार वो शीत युद्ध में उलझे रहे और सोवियत संघ जितने भी नए स्वतंत्र राष्ट्रों को अमेरिकी खेमे में जाने से बचाने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराता रहा, जिससे सोवियत संघ के राज्यों में समग्र विकास में असमानता व्याप्त हो गई, जिसमें यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक गणराज्य। बाल्टिक गणराज्यों के बारे में आप जानते हैं कि बाल्टिक गणराज्य आपका इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये सब बाल्टिक गणराज्य हैं जो है बाल्टिक देश हैं। तो इन बाल्टिक देशों में भी ऐसा लगा कि हमें रसिया से अलग हो जाना चाहिए और रसिया से अलग होके हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था और यूरोप में हमें मिलना चाहिए। हमें जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम आदि के समूह में हमें मिलना चाहिए। इसीलिए इनके अंदर एक ऐसी भावना विकसित हुई कि जिसमें इन्हें लगा कि सोवियत संघ में पिछड़े इलाकों का विकास संभव नहीं है, जिससे हमेशा उन राज्यों में स्वतंत्र होने की भावना मजबूत होती रही। और यही सब भावना धीरे धीरे आगे चलकर यूएसएसआर के टूटने का कारण बनने वाली है। दोस्तों अब देखते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में किस प्रकार से साम्यवादी व्यवस्था ने हस्तक्षेप किया, किस प्रकार से रसिया ने हस्तक्षेप किया। अब आप देखें कि सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था थी जिसके आदर्शों ने धर्म को अफीम के समान समझा, जिसके कारण धार्मिक आराधना स्थलों को नष्ट कर दिया गया। मतलब वहाँ जो चर्च का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और ईसाइयों का प्रभाव जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, तो इसमें जब धर्म के मामले में इन्होंने हस्तक्षेप इसलिए किया कि वहाँ पर जो है चर्च वगैरह आदमी जो है जब लोग ज़्यादा इकट्ठा होंगे तो साम्यवादी शासन के विरुद्ध जो है एक अपना गुप्त संगठन बना सकते हैं, इनको डर था। और रसिया का जो सिद्धांत रहा है कि डिफेंस बेटर देन ऑफेंस बेटर देन डिफेंस, तो इन्होंने वही काम किया और इन्होंने ऐसी चीज़ों को जो है समाप्त करने की कोशिश की जो साम्यवादी व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते थे। यूएसएसआर की सरकारों ने ऐसी फिल्मों, कहानियों, उपन्यासों, नाटकों को प्रोत्साहन दिया जिसमें साम्यवादी विचारधारा की बड़ाई और बखान हो। तो वहाँ पे इन चीज़ों को वो दिया गया कि जनता के अंदर ऐसी भावना मजबूत हो, ऐसी भावना और ज़्यादा ताकतवर हो जिससे कि साम्यवादी व्यवस्था हमारी टूटने न पाए। और जो अमेरिका का एक ध्रुवीय जो है उनका सिद्धांत है कि हर जगह लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना, तो हम अपनी साम्यवादी व्यवस्था को मजबूत कर लें। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के नवयुवक खुली जीवन
शैली के जो है आकांक्षी थे। मतलब वहाँ सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप का यही भाग है दोस्तों, जो बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया आदि हैं, आर्मेनिया, ये सब हैं, ये सब पूर्वी यूरोप से बिल्कुल लगे हुए हैं। और खाली यूएसएसआर में जो है जबरन जो है लेनिन के द्वारा जो है पुतिन के द्वारा आप देख रहे हैं किस प्रकार से जबरन कब्जा करने की जो कोशिश है। तो ये लोग पश्चिमी सभ्यता के हम भारतवासी भी जो है पूरी तरह से अभ्यस्त हो चुके हैं, चूँकि इतने समय तक इन अंग्रेज़ों का हमारे यहाँ कब्जा रहा, हम उनके उपनिवेश के रूप में हमारा देश रहा। किंतु सरकार द्वारा प्रोत्साहन न मिलने के कारण युवाओं के अंदर साम्यवादी व्यवस्था के प्रति असंतोष बढ़ता चला गया। अब यूरोप जो है, यूरोप में अगर आप देखें कि ये जो पूर्वी यूरोप के देश हैं जो है, चूँकि बिल्कुल बेलारूस के बगल में आपका पोलैंड है, यूक्रेन के बगल में रोमानिया आपका लगा हुआ है, मालदीवा आप जो है मोल्डोवा देख ही रहे हैं। तो इन देशों में अगर यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की आंच हमारे रशियन जनता के अंदर भी आएगी। इसके कारण से इन्होंने जो है पूरी तरह से ये जो हमारी केजीबी एक संस्था थी जिसमें एक सैनिक के रूप में भर्ती होते हैं व्लादिमीर पुतिन जी, तो व्लादिमीर पुतिन इन पूरे जो है यहाँ के जितने पूर्वी यूरोप के देश हैं इनका बहुत अच्छे से उन्होंने अध्ययन कर लिया और उसी साम्यवादी व्यवस्था की मजबूती के लिए आज 2022 में भी इस प्रकार की युद्ध आप देख रहे हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये भाषाई सोवियत संघ। अब आप देखें कि भारत की तरह बहुभाषी, धार्मिक और बहुप्रजातीय लोगों का निवास स्थल है, जिसमें स्लाव जनजाति रहती है, जो स्लोवाकिया आप एक देश देखते हैं, पूरा स्लोवाक पूरा देश, चेकोस्लोवाकिया आप देखते हैं तो चेकोस्लोवाकिया वही है दोस्तों कि वहाँ पे स्लाव लोग ज़्यादा रहते हैं। अब सोवियत रूसी होते हैं जो पूर्वी यूरोप से लगा हुआ पार्ट है और वहाँ पे इतनी ठंड होने के कारण जो इनकी सांस्कृतिक विविधता है वो रहती है। यहाँ पे तातर और मंगोल, चूंकि मंगोलों का तो यहाँ पे पूरी तरह से शासन ही था और आज जो रसिया इतना बड़ा आप देख रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं इन मंगोलों का भी योगदान है पूरे रसिया के साम्राज्य को इतना बड़ा करने में, चूँकि 1550 और जो है 15वीं-16वीं शताब्दी में यहाँ पर मंगोलों का पूरी तरह से आधिपत्य था। और एक शासक है यहाँ के पीटर द ग्रेट के शासन काल में रसिया जो इतना बड़ा स्वरूप ले पाया है। रसिया एक देश नहीं, रसिया एक महाद्वीप है जो यूरोप में भी आता है और एशिया महाद्वीप में भी आता है, तो देश नहीं वो एक महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, आप देखें कि यहाँ पे इतने लोगों का निवास था जिसमें ये सोवियत रूसी, पोल, जॉर्जियाई, तातर और मंगोलियाई लोग रहते थे। तो इसमें जैसे हमारे यहाँ भारत में इतनी भाषाई विविधता, इतनी जातीय विविधता होने के बाद भी लोकतंत्र में तो हम लोग चल पा रहे हैं, लेकिन इस जो विविधता युक्त इनकी सांस्कृतिक पहचान को एकरूपता न प्रदान कर स्वतंत्रता, अवसर की समानता एवं राजनीति में स्वायत्तता पर भी इनके ऊपर अंकुश लगा दिया गया था। इनको ना तो राजनीतिक स्वायत्तता थी, साम्यवाद में ऐसा कोई आदर्श है नहीं, ना तो किसी अवसर की समानता थी। आपने पढ़ा ही कि ब्रेजनेव से लेकर लेनिन तक जो है लगातार इन व्यवस्थाओं पर अतिक्रमण करते रहे। साथ ही आप देखें दोस्तों कि इनका जो आर्थिक विकास का ढांचा ऐसा था जिसमें समग्र, संतुलित और समावेशी विकास की संभावना बिल्कुल नहीं थी। और इस तरह सोवियत संघ का जो गठन होता है, इस सोवियत संघ के गठन में ही इसके विघटन के तत्व जो है मौजूद रहते हैं, जो लोगों में धीरे धीरे आते हैं। और जैसे ही 1990 के दशक में, इनको थोड़ा सा समय मिलेगा, आप इसी वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि कुछ बाह्य कारक भी हैं जो इस यूएसएसआर को तोड़ने का काम करते हैं, जिससे रसिया अकेले बचता है और इसके सभी जो आप देखें कि सीमावर्ती देश के रूप में आज मान्यता उनको प्राप्त है, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया आदि को, इसमें आपका तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब ऐसे देश हैं कि ये इसी जो है सिस्टम से है। वाह कारक क्या होता है दोस्तों, देखिए कि सोवियत संघ के प्रमुख ब्रेजनेव जो 1964 से लेकर 1982 तक के शासनकाल में साम्यवादी व्यवस्था को चुनौती देने के लिए पोलैंड में एक मजदूर संगठन, चूंकि जब आप पोलैंड देखेंगे तो पोलैंड बिल्कुल बेलारूस और यूक्रेन, साथ ही लिथुआनिया से अपना बॉर्डर जो है लगाता हुआ मोल्डोवा से लगाता है, तो वहाँ पर भी अब ये जो आज एक नए देश के रूप में बेलारूस को मान्यता है, यूक्रेन को भी मान्यता है नए देश के रूप में। उस समय सब ये यूएसएसआर साम्यवादी ताकतों के जीते हुए क्षेत्र थे जो
इनके अंदर अब पोलैंड चूंकि इनसे अपना बॉर्डर शेयर करता था, तो यहाँ पे एक संस्था का गठन होता है जिसे सॉलिडेटरी कहा जाता है। तो ये सॉलिडेटरी संस्था का गठन हुआ और दोस्तों इसका गठन 1980 में होता है, जो अपने देश में साम्यवादी सरकार से टकराने के लिए आक्रामक हो रहे थे। और चेचेस्क्यू जो रोमानिया में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख रहा है, उसके शासनकाल में एक इतना भ्रष्टाचार चरम पे हो जाता है कि लोगों को साम्यवादी व्यवस्था के प्रति उनके अंदर आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद इस पूरे सोवियत संघ के विघटन में एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति, क्या कहा जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव, जो साम्यवादी व्यवस्था को और यूएसएसआर को तोड़ने के कारक माने जाते हैं, वो उनके ज़माने में इतने ज़्यादा विद्रोह होने लगते हैं कि वो इस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब आप देखें कि मिखाइल गोर्बाचेव मार्च 1985 में सोवियत संघ की सत्ता प्राप्त करते हैं, जिनका लक्ष्य ये था कि साम्यवादी व्यवस्था को आंतरिक तौर पर सशक्त और मानववादी प्रजातांत्रिक प्रगतिशील बनाना। अब जब प्रजातांत्रिक बनाने की बात जब की जाएगी तो लोगों को कुछ न कुछ आज़ादी देने की कोशिश की जाएगी, लोगों को स्वतंत्रता देने की कोशिश की जाएगी। लोगों को जो है ये आज़ादी के कारण ही जो है इनके अंदर ऐसी भावना पैदा होती है कि धीरे धीरे ये 85 के बाद से लोगों को आज़ादी देना ही साम्यवादी व्यवस्था को तोड़ना साबित होता है। आप देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पड़ाव है, जहाँ से सोवियत संघ अब बिल्कुल आने वाले 5 सालों में समाप्त होने वाला है। देखिए कि इन्होंने 3 व्यवस्था इन्होंने अपनाई। इसका नाम है उस्केरनी, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। इसको आपको याद रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और पीसीएस प्री मेंस में जो है लिखने के लिए आपको समझें कि इतनी महत्वपूर्ण क्लास है कि आप इसका अगर वर्णन करते हैं तो आपके नंबर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाने हैं, जिससे आपको उस्केरनी, ग्लासनोस्त व पेरेस्ट्रोइका ये इनके सिद्धांत थे। अब आइए समझते हैं कि इनके सुधार में जो मिखाइल गोर्बाचेव वहाँ के प्रमुख बनते हैं, उसमें उस्केरनी व्यवस्था क्या है। उस्केरनी व्यवस्था में क्या होता है दोस्तों, इसमें संसाधनों के इस्तेमाल की अपेक्षा कार्य कुशलता में वृद्धि कर उत्पादकता को बढ़ाने की बात की गई। ये उस्केरनी व्यवस्था है, जो इससे पहले ये व्यवस्था नहीं थी। इन्होंने ये व्यवस्था लाया कि भाई जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका और अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, जिससे हमारी कार्य कुशलता में वृद्धि हो। अब गोर्बाचेव के अनुसार तत्कालीन सोवियत अर्थव्यवस्था जो थी उनकी जो वस्तुएं थी वो अत्यंत घटिया उनकी गुणवत्ता थी, वो अकुशलता प्रतिद्वंदिता के अभाव से ग्रस्त थी। मतलब जब प्रतिद्वंदिता नहीं होगी तो आपके अंदर तानाशाही होगी, मतलब आप जैसा भी सामान बना रहे हैं वही जनता की मजबूरी है कि उसको लेना ही लेना है, तो इससे इनके वस्तुओं में क्वालिटी नहीं आ पा रही थी। साथ ही मांग के अनुरूप उन्हें मिलने वाली वस्तुएं और सेवाएं अत्यंत निम्न स्तर की थी। जनता जो चाहती थी उसको वो व्यवस्था नहीं मिल पा रही थी, और जिसे उस्केरनी व्यवस्था के ढांचे को परिवर्तित कर अधिक कुशल और गतिशील समाजोन्मुख बनाने का प्रयास किया गया। ये उस्केरनी व्यवस्था थी कि जितनी भी हमारे संसाधन हैं इनका अच्छे से इस्तेमाल किया जाए और इनकी कार्य कुशलता में वृद्धि करके इनके अंदर जो है एक कंपटीशन की भावना पैदा की जाए, जिससे कि प्रतिद्वंदिता जब होगी और इसमें कार्य कुशलता आएगी तो लोग ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। ये उनके सोच तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इसका प्रभाव, इसका जो है दूरगामी प्रभाव नहीं जो है अंदाज़ा लगा पाए, जिससे यूएसएसआर धीरे धीरे टूटने की ओर आगे बढ़ता है। इनका दूसरा सुधार है ग्लासनोस्त। अब ग्लासनोस्त का अर्थ है दोस्तों खुलापन। अब खुलापन, चूँकि खुलापन भी पश्चिमी अर्थव्यवस्था, जो पश्चिम के देश हैं, जो लोकतांत्रिक देश हैं, जो अमेरिका के प्रभाव में है, तो इनके अंदर तो खुलापन था, जिसके माध्यम से प्रेस एवं टेलीविज़न आदि को स्वतंत्रता दे दी गई। अब जब प्रेस को आज़ादी दे दी गई तो लोगों के अंदर बोलने कि जो है, जब बोलने पे कोई वो नहीं है तो ये बोलेंगे भी, और साम्यवादी व्यवस्था में जहाँ इनको दिक्कत आएगी वहाँ पे उसका विरोध भी करेंगे, जिसके कारण दोस्तों लोकतांत्रिक व्यवस्था के गुण साम्यवादी व्यवस्था में डालने का प्रयास किया गया, जिससे अब वो साम्यवादी व्यवस्था की आलोचना कर सकते थे। उनको जो प्रेस की आज़ादी दी गई, ये खुलापन जो उनके अंदर लाया गया। टेलीविज़न पर भी आपने इससे पहले देखा कि मिखाइल गोर्बाचेव के आने से पहले 1985 के पहले के दौर तक इन सभी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा था जो साम्यवादी व्यवस्था को तोड़ने का काम कर सकते थे। और इसी कारण से आप देखें कि 1945 के बाद लगातार
इस समय तक 1985 के दौर तक। तो साम्यवादी व्यवस्था में जितने भी जो है विद्रोह हुए उनको दबाया गया, जिससे साम्यवादी व्यवस्था तटस्थ रही। उसके बाद गोर्बाचेव का मानना था कि व्यवस्था की मजबूती प्रदान करने के लिए जनता के बीच इसकी स्वीकार्यता आवश्यक है। जब जनता अपने विचारों को अभिव्यक्त करेगी तो नीति निर्माण में सहयोग मिलेगा और जनता की आकांक्षाओं का ध्यान रखा जाएगा। दोस्तों, तो अब जनता की आकांक्षाओं को ये ध्यान में रखना चाहते थे। जनता के हित में जब इन्होंने कार्य करना चालू किया तो जनता ने, आप देखें कि मिखाइल गोर्बाचेव जो यूएसएसआर में इनकी नीतियों के कारण यूएसएसआर का विघटन होता है और रसिया जो है धीरे धीरे कमजोर होता हुआ चला जाता है, खाली जनता के हित में। और जनता के जब तक हित को दबाया गया तब तक रसिया एक बहुत बड़े भूभाग में बना रहा। अब ये जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति, ये खुलापन आपसे पूछा जा सकता है, तो ग्लासनोस्त को आपको याद रखना है कि ये खुलापन इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब हम आ जाते हैं इनका जो एक तीसरा सुधार था, पेरेस्ट्रोइका। अब देखें दोस्तों कि पुनर्गठन के तहत लघु उद्योगों सेवाओं का निजीकरण किया गया। जो सरकारी अभी निजीकरण आप हमारे इंडिया में देख रहे हैं, तो ये निजीकरण जब मिखाइल गोर्बाचेव ने प्रारंभ किया, यहाँ के उद्योगों को जो है निजी संस्थानों में देना प्रारंभ किया। और साथ ही इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया कि जो राज्य के उद्योग हैं इसमें कानूनों में सुधार कर उद्योगों को उपभोक्ता की मांगों के अनुरूप उत्पादन करने की छूट दी गई कि भाई जैसी जनता के अंदर मांग है वैसी वस्तुओं का उत्पादन आप करें, इनको छूट दे दी गई। और मजदूरी को उत्पादकता से जोड़ा गया, मतलब आप जो है जो उत्पादकता है, जिन वस्तुओं का उत्पादन, जो अच्छी वस्तुएं हैं, अगर इनका आप उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो उसमें ज़्यादा मजदूरी मिलेगी। और जो यहाँ की कृषि है उसको लीज और कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से निजी खेती को प्रोत्साहन दिया गया कि जिससे हमारी कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हो पाए। और राजनीतिक पुनर्गठन के तहत राजनीतिक संस्थाओं को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के प्रयास किए गए। स्थानीय सोवियतों को साम्यवादी पार्टी के सदस्यों के बजाय सीधे जनता द्वारा चुना जाने लगा। ये सब जो गलतियां हो रही हैं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना जो है एक अपनाने का आप सोचे कि परोक्ष रूप से प्रयास है। लेकिन जो मिखाइल गोर्बाचेव जनता के हित के लिए काम करना चाहते थे और जनता ने उनको क्या जवाब दिया कि जिससे ये देश ही एक टूट गया। कि मतलब आप देखें कि ज़्यादा स्वतंत्रता देना भी हानिकारक है। अगर साम्यवादी व्यवस्था में आप हैं या कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं तो लोगों को आप कंट्रोल जब तक रखेंगे, इनको बांध के रखेंगे, तब इन लोग ठीक रहेंगे। ऐसी व्यवस्था है साम्यवादी व्यवस्था, जो ये वहाँ गलती करते हैं और जिसे यूएसएसआर टूटता है। अब देखें दोस्तों कि आगे क्या होता है कि पेरेस्ट्रोइका में आपने देखा कि ये हमारा मैप है। इस मैप में आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये रसिया है। रसिया से लगे हुए जितने भी पार्ट हैं ये बाल्टिक हैं। ये बाल्टिक देश जो लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, और आप यहाँ देख रहे हैं कि बीच में यहाँ पे यूक्रेन है मोल्डोवा के नीचे, और ये बेलारूस है, ये मोल्डोवा है, और ये जॉर्जिया, आर्मेनिया, और ये छोटा सा यहाँ पे क्रीमिया है जहाँ पे 2014 में जो है कब्जा कर लिया गया था। अब इन बाल्टिक देशों को आप देखें कि ये इधर आप देखें, ये बाल्टिक देश एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, तो ये ऐसे देश हैं जो बिल्कुल आप देखें कि पूर्वी यूरोप से अपनी बाउंड्री को साझा कर रहे हैं। ये जो ये जहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये सब लाल पार्ट में ये सब यूएसएसआर के भाग हैं। और ये यूएसएसआर के भाग जो है 1990-91 दौर में धीरे धीरे सब अपनी आज़ादी को तटस्थ कर लेंगे। और यहीं पे बगल में लगा हुआ है आपका ग्रेट ब्रिटेन, इसके ऊपर में आप ये देख रहे हैं यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे। तो ये यूरोप वाला ये जो पार्ट है, इस यूरोप वाले पार्ट में धीरे धीरे अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण जो है ये सारे देश अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं, जिससे कि रूस को और छोटा कर देता है अमेरिका। और इसी कारण से आज जो है रसिया पुरजोर तरीके से अपनी समस्त ताकतों के साथ यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ये आपने मैप इसको देखा, और इसमें जो रसिया है, रसिया एक देश ही नहीं, आप देखेंगे कि जो यूराल पर्वत के आगे यहाँ पर है, इस यूराल पर्वत से पहले जब इधर पूरा स्थिति जो इनकी है वो वाकई में ऐसी थी कि वो साम्यवादी व्यवस्था को धीरे धीरे कमज़ोर कर रही थी। और ये जो मॉस्को है, ये मॉस्को जो है इस पे नियंत्रण रखने में धीरे धीरे नाकाम होता है। आइए देखते हैं कि
इसमें क्या होता है दोस्तों कि साल 1988 में एक ऐसा दौर आता है, साल 1988 का, जिसमें केंद्रीय स्तर पर सुप्रीम सोवियत का स्थान एक नई संस्था कांग्रेस ऑफ पीपल डिप्टीज ने ले लिया दोस्तों, जो अपनी पूर्ववर्ती संस्था से अधिक लोकतांत्रिक थी। अब जब लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, यह कांग्रेस एक अपेक्षाकृत लघु आकार वाली सोवियत सुप्रीम का चुनाव करती थी। इसी लघु सुप्रीम सोवियत के प्रधान को राष्ट्रपति माना जाता था। इसी लघु सुप्रीम के प्रधान जो है राष्ट्रपति रहे। अब मई 1989 में क्या होता है दोस्तों कि कांग्रेस ऑफ पीपल ये डिप्टीज के प्रथम चुनाव हुए, जिसके आधार पर मार्च 1990 में गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति जो है चुने जाते हैं। तो ये जो चुने जाते हैं दोस्तों, ये राष्ट्रपति मतलब ये दोबारा फिर से 1990 में भी ये चुन लिए जाते हैं। आप देखें, आपने यहाँ पर देखा कि ये 1985 के दौर में ही जब ये अपना शासन स्थापित करते हैं और मिखाइल गोर्बाचेव, तो तब भी ये सत्ता प्राप्त करते हैं। और जब ये मिनी सोवियत बनाया जाता है दोस्तों, तो फिर से मिखाइल गोर्बाचेव अपना जो है एक सत्ता स्थापित कर लेते हैं, जिसमें दो सलाहकार परिषदें थी। एक व्यक्तिगत थी जो राष्ट्रपति के लिए थी, और दूसरा जो था वो 15 गणराज्यों के प्रतिनिधि। वो 15 गणराज्य दोस्तों जो है, आपने देखा ये मैप में कि ये जो जितने भी यहाँ पे लगे हुए हैं ये देश, ये सभी देश इसके जो है, ये सभी देश धीरे धीरे यूरोप के प्रभाव में आकर ये अपने आप को साम्यवादी व्यवस्था से आज़ाद होने की अब कोशिश करना प्रारंभ कर देते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ पर, तो 1990 के दौर में। जिससे दोस्तों होता क्या है कि जब यहाँ पर ये जो सलाहकार परिषदें थी, इसमें एक व्यक्तिगत और दूसरा गणराज्यों के प्रतिनिधि, और जिसमें लघु सुप्रीम सोवियत के प्रधान को राष्ट्रपति माना जाता था, तो इसमें भी ये चुने जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि नई सोच माने जाने वाली गोर्बाचेव की विदेश नीति एक नई सोच है। हमारे यहाँ भी 1990-91 के दौर में एक जो है खुली अर्थव्यवस्था में हम लोग आ पाए। वो यूएसएसआर के पार्ट को अलग होने के कारण ही हमारे यहाँ खुली अर्थव्यवस्था आई। और आप देखें कि नई सोच माने जाने वाली गोर्बाचेव की विदेश नीति, जिसके तहत अमेरिका से तनाव कम करने के लिए शिखर वार्ताओं का दौर प्रारंभ होता है। हथियारों की संख्या कम करने के लिए 1987 में INF इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी की एक संधि की जाती है, और पूर्वी यूरोप के देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न किए जाने व अफगानिस्तान से अपनी सेना की वापसी के निर्णय के साथ चीन के साथ मधुर संबंध बनाने पर बल दिया गया। ये थी मिखाइल गोर्बाचेव की नई सोच या नई उनकी नीति, जो पूरी तरह से आप देखें कि साम्यवादी व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत ही नुकसानदायक होती है। और इन आर्थिक नीतियों से क्या होती है कि इनकी अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा उठती है। राज्य उद्योगों कानूनों से उत्पाद की कीमतों के आधार पर मजदूरी का निर्धारण करने के कारण विलासितापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा दोस्तों। अब आप देखें कि जब जो है कानून ने एक यहाँ राज्य उद्योग कानून लाया गया, इस राज्य उद्योग कानून में ये व्यवस्था थी कि जो उत्पाद की कीमतें हैं, जो उत्पाद की कीमत का आधार था वो मजदूरी का निर्धारण करेगी। ठीक है दोस्तों। तो अब जब जो वस्तुएं ज़्यादा बिकती हैं, विलासितापूर्ण वस्तुओं का ज़्यादा वहाँ पे उत्पादन हुआ, इस कारण से वहाँ पे उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई। और गोर्बाचेव के सुधार को साम्यवादी ताकतों ने चुनौती माना, और साम्यवादी दल के भीतर ही बोरिस येल्त्सिन जैसे नेता हुए जो विस्तृत और तेज सुधार के समर्थक थे। वो इन सुधारों के समर्थक नहीं थे जो सुधार मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा किया जा रहा था। तो उसमें ये बोरिस येल्त्सिन एक ऐसे नेता के रूप में होते हैं जिनके अंदर मतभेद प्रारंभ हो जाता है। और उसके बाद इनके एक उपराष्ट्रपति थे योगेर लिगाचेव, जो एक रूढ़िवादी नेता था। वो भी इन सुधारों का विरोधी था, और उन्हें यह प्रतीत हुआ कि इन सुधारों से साम्यवादी व्यवस्था अत्यंत कमज़ोर हो जाएगी। और फिर इसमें क्या होता है दोस्तों कि गोर्बाचेव की विदेश नीति में जो है नई सोच ने अलगाववादी प्रवृत्तियों को अत्यंत बढ़ावा दिया, और पूर्वी यूरोप के मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति के कारण अनेक राष्ट्रों से साम्यवादी व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त कर दी गई। अब जब पूर्वी यूरोप में इन्होंने एक जो है ट्रीटी कर ली, संधि कर ली अमेरिका के साथ में, तो इसी कारण से आप देखें कि ये जो लाटविया और इस्टोनिया, लिथुआनिया, ये जॉर्जिया वगैरह, यूक्रेन वगैरह, ये सब धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र देश की मान्यता देना प्रारंभ करते हैं।
अब विघटन की प्रक्रिया की शुरुआत कैसी होती है दोस्तों, कि गोर्बाचेव के सुधार जो है साम्यवादी व्यवस्था को पतन के मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया और उदारवादी विचारों ने गणतंत्र एवं उसकी जनता को जागरूक कर दिया। 1990 में दोस्तों लिथुआनिया ने स्वयं को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया, जिसका अनुसरण लाटविया और एस्टोनिया ने भी किया। ये दोस्तों इस्टोनिया, लाटविया और इनको देख रहे हैं कि जो यूएसएसआर के ही पार्ट थे, तो इन्होंने जो है अपने आप को अलग कर लिया और यहाँ से साम्यवादी व्यवस्था जो है उनको निस्तानाबूद कर दी गई। और इन देशों में जो है दोस्तों इन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में यूएसएसआर से पृथक करके कर लिया। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि साम्यवादी ताकतों ने स्वतंत्र हुए गणराज्यों का कठोरतापूर्वक दमन कर दिया। उस समय तो जितनी भी साम्यवादी जो है ताकतें थी वो सब इन गणराज्यों की स्वतंत्रता का कठोरतापूर्वक दमन कर देती हैं। और बोरिस येल्त्सिन जैसे साम्यवादी नेता ने गणतंत्रों की स्वतंत्रता की बात की, उनका गणतंत्र को स्वतंत्र होने का वो समर्थन कर रहे थे। मई 1991 में दोस्तों गोर्बाचेव द्वारा 15 गणराज्यों के प्रतिनिधियों को मॉस्को बुलाया जाता है और उन्हें एक ऐच्छिक संघ बनाने की अनुमति दी जाती है। साथ ही ये भी वादा किया जाता है कि मॉस्को द्वारा कम से कम नियंत्रण रखने का आश्वासन दिया गया। इस फैसले के फलस्वरूप क्या होता है दोस्तों कि कट्टर साम्यवादियों ने उपराष्ट्रपति ये जोन्नादी येनायेव की अगुवाई में 19 अगस्त 1991 को गोर्बाचेव को राष्ट्रपति पद से अपदस्थ कर इनको नज़रबंद कर दिया जाता है। और ऐसा इनको नज़रबंद इनको कर दिया जाता है और स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का एक गठन किया गया, जिसमें अन्य गणतंत्रों को नए संघ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें शामिल होने वाले राष्ट्र पूर्णतः स्वतंत्र थे, उनकी रक्षा एवं आर्थिक मामलों में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध थे। अब दोस्तों जब इनको नज़रबंद कर दिया गया था तो उसके नज़रबंद करने के बाद पुनः वो राष्ट्रपति बनते हैं, जो है उनको 1-2 दिन में जो है उनका नज़रबंदी का पीरियड समाप्त हो जाता है, फिर से उनको राष्ट्रपति बनाया जाता है, लेकिन उसके बाद वो राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे देते हैं। और इस तरह आप देखें कि यहाँ पर सोवियत संघ का अस्तित्व मिटने के बाद 15 स्वतंत्र गणराज्यों के एक संघ जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट इनका उदय हो जाता है। और ये जो सत्ता परिवर्तन का असफल प्रयास हुआ, गोर्बाचेव को पुनः राष्ट्रपति पद पर बिठाया जाता है। जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने सत्ता परिवर्तन का प्रयास किया लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन इस घटना से सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया और तेज हो गई, इसको और ताकत मिली। अब आप देखें कि 24 अगस्त को ही, उधर 19 अगस्त को जो है उनको नज़रबंद किया जाता है और 24 अगस्त को ही गोर्बाचेव ने साम्यवादी दल के महासचिव के पद से त्यागपत्र दिया और दल की समस्त गतिविधियों को रोकने का आदेश दे दिया। जून 1991 को क्या होता है कि बोरिस येल्त्सिन को रूसी गणराज्य का अध्यक्ष चुना जाता है। जब मिखाइल गोर्बाचेव इस्तीफा दे देते हैं तो बोरिस येल्त्सिन जो हैं ये वहाँ के अध्यक्ष चुने जाते हैं और 8 दिसंबर 1991 को 2 अन्य गणराज्यों के प्रमुखों के साथ बोरिस येल्त्सिन ने सोवियत संघ का अस्तित्व खत्म होने की घोषणा कर देते हैं। इस तरह जून 1991 में बोरिस येल्त्सिन की घोषणा के साथ में सोवियत संघ की सत्ता समाप्त हो जाती है। और इसके आगे क्या होता है दोस्तों कि अब गोर्बाचेव की तथाकथित जनतांत्रिक नीतियों ने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गोर्बाचेव की तथाकथित जनतांत्रिक नीतियों ने सोवियत संघ की एकता को खत्म कर दिया, जिसके कारण विरोधी शक्तियां साम्यवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंका और चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी सहित पूर्वी जर्मनी से भी साम्यवाद व्यवस्था समाप्त हो गई और वहाँ पर जो है अमेरिका के द्वारा प्रायोजित लोकतांत्रिक व्यवस्था स्टार्ट हो गई। अब साम्यवादी व्यवस्था सोच और संस्कृति के अभाव के कारण साम्यवादी व्यवस्था कमजोर हो गई और जनता में हमेशा जो आक्रोश था ये होता रहा। और स्टालिन के 2 दशकों के शासनकाल में सोवियत एकता निर्ममता के साथ बल प्रयोग के ऊपर काबिज थी कि जहाँ जहाँ भी जो है साम्यवादी व्यवस्था को उखाड़ने की कोशिश की गई वहाँ से इनको कमज़ोर कर दिया गया। लेकिन गोर्बाचेव की समाजवादी नीति ने साम्यवादी व्यवस्था को कमज़ोर किया। इसलिए ये माना जा सकता है कि जो गोर्बाचेव जो है साम्यवादी व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों को पुट करने का, लोकतांत्रिक मूल्यों को इंटर करने का, जनता को आज़ादी देने का एक जो उनके अंदर विचार आया, जनता के अंदर खुलापन लाने का, ये विचार इनके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुए और जिसके कारण से यूएसएसआर पूरी तरह से टूट जाता है।
होता है। अब देखें दोस्तों कि सोवियत संघ के विघटन का प्रभाव क्या होता है। रूस की दुनिया में महाशक्ति की छवि समाप्त हो गई। जब अभी तक तो दो महाशक्तियां थी, एक रसिया था और दूसरा अमेरिका, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में ये दो महाशक्तियां बनी। और अब धीरे धीरे ब्रिटेन का जो है वर्चस्व समाप्त होने लगा। और ब्रिटेन ये कभी नहीं चाहता है कि पूरी दुनिया में ही नहीं, उनके यूरोप में भी कोई ऐसा देश ना हो जो कभी उनके देश की सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करे। इसीलिए वो हमेशा इन दोनों से दूरी बनाकर रखा। अब क्या हुआ कि दोस्तों, ये विश्व जो है, विश्व में खाली एक महाशक्ति बची। जब अमेरिका ने इनको तोड़ दिया तो ये अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हुआ। शीत युद्ध जो है सोवियत संघ के विघटन के साथ ही खत्म हो गया। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और रूस कमजोर पड़ गया तो इसके साथ ही शीत युद्ध भी खत्म हो गया, जिससे साम्यवादियों और पूंजीवादियों के मध्य हथियार की होड़ समाप्त हो गई। अब रसिया के जो सभी देश थे उसमें तो साम्यवादी व्यवस्था थी और अमेरिका में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। और पूंजीवादी व्यवस्था जो है, ये पूंजीवादी और साम्यवादियों के मध्य जो हथियारों की होड़ थी वो समाप्त हो गई। आज भी जो है आप देखेंगे सबसे ज़्यादा परमाणु बम अगर किसी के पास हैं तो रसिया के पास हैं और उसके बाद अमेरिका के पास हैं। तो ये दोनों महाशक्तियां जो हैं अब यहाँ पे शांत होती हैं और दुनिया में शांति और खुशहाली की आशा बढ़ी। किंतु पुनः जो है रूस के द्वारा यूक्रेन पर जो एक आक्रमण अभी कर दिया गया है, लगातार 7 दिनों से युद्ध चल रहा है। आप देखें कि यूक्रेन हमेशा से ही, इसके जितने भी मोल्दोवा, बेलारूस, यूक्रेन, ये लोग जॉर्जिया, आर्मेनिया, ये सब कभी भी साम्यवादी व्यवस्था के संपर्क में नहीं रहना चाहते थे। लेकिन आप देखें कि रूसी क्रांति 1917 के बाद से ही वहाँ पे व्लादिमीर लेनिन से लेकर आप देखें कि मिखाइल गोर्बाचेव के शासन तक हालत ये आती है कि साम्यवादी व्यवस्था लगातार ये जो है करीब 70-80 साल रहती है। लेकिन ये साम्यवादी व्यवस्था आज भी जो है रसिया में बहुत ही मजबूती के साथ चल रही है। साम्यवादी व्यवस्था में आप हमारा चाइना भी चल रहा है। तो जिससे ये जो शांति की जो कोशिश थी, आप देखें कि 2021-22 में ये धीरे धीरे इनका कारण बनता है। 14 में तो उन्होंने कब्जा कर लिया, तो उस समय कोई ज़्यादा इतना प्रतिरोध भी नहीं हुआ। और क्रीमिया पर जब रसिया ने अधिकार किया और इसके कई जो है राज्य हैं, जो इसके कई जो आप देखते हैं लुहांस्क वगैरह में, डोनेस्क वगैरह में, जो उन्होंने एक अलग देश की मान्यता भी रसिया ने दी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुई। और आगे क्या होता है कि सोवियत संघ के विघटन से पूर्वी यूरोप के देशों में बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होती है। पूर्वी यूरोप के देशों को मिलने वाली आर्थिक सहायता और सैन्य व तकनीकी सहायता बंद हो गई, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ उनकी सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। और जो रक्षा साजो सामान की उपलब्धता है, भारत को सोवियत संघ से होती थी। ये पूरा सोवियत संघ भारत को जो है, भारत का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है। और ये सोवियत संघ ने हमारे देश में आप देखेंगे कई सारे इस्पात संयंत्र भी उन्होंने स्थापित किए। तो ये सोवियत संघ का ही प्रभाव था जिसमें इतनी ज़्यादा जो है शक्तियाँ प्रभाव में आई। और ये जो भारत की विश्वसनीयता मानी जाती है, ये विश्वसनीयता सोवियत संघ के विघटन के साथ में ही रसिया और यूक्रेन का जो ये विवाद अभी पैदा हुआ है दोस्तों, ये वाकई में पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था का टकराव है, जिसमें यूक्रेन एक मोहरा बना हुआ है और यूक्रेन को जो है समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद आप देखें दोस्तों कि इसके विघटन का प्रभाव क्या होता है कि एस्टोनिया ने भी सोवियत संघ के तख्तापलट से स्वयं को औपचारिक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर दिया। और इसको बाद में सोवियत संघ ने मान्यता भी दे दी, जो एक बाल्टिक देश था और ये सब यूएसएसआर के पार्ट थे। लाटविया में भी सोवियत सेना ने 1991 में कब्जा करके जो है आक्रमण किया कब्जा करने के लिए, किंतु असफलता मिली, जिसके बाद 1991 में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है और लाटविया भी यूरोपीय यूनियन और नाटो की सदस्यता ले लेता है। और 11 मार्च 1991 को लिथुआनिया भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों कि तीनों देश जो यूएसएसआर के पार्ट थे, ये भी धीरे धीरे आज़ाद हो गए। और इनकी आज़ादी में देखें दोस्तों
कि यूक्रेन की संसद ने मिखाइल गोर्बाचेव की सत्ता पलटने के असफल प्रयास के बाद ही अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। आप देखें कि यूक्रेन जो आज से इनका मतलब इनके अंदर ये नहीं है, ये इनका अंदर जो आक्रोश है, जो यूक्रेनियंस के अंदर जो है साम्यवादी शासन के प्रति जो एक द्वेष की भावना है, वो बहुत ही पहले से रही है। और जैसे ही मिखाइल गोर्बाचेव की सत्ता पलटने का जो असफल प्रयास होता है, ये 2 दिसंबर 1991 को रूस और बेलारूस ने इनको स्वतंत्र देश की मान्यता 1991 में दी थी। लेकिन आज देखें कि 2022 में स्थिति क्या है कि फिर से इनके ऊपर कब्जा करने की एक कोशिश हो रही है। बेलारूस 1990 में स्वयं को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित कर दिया, किंतु वहां पर व्यक्तिवाद और केंद्रीकृत लोकतंत्र का निर्माण हुआ और बेलारूस की जनता आज भी लोकतंत्र से पूरी तरह से अछूती है। वहां भी आज लोकतांत्रिक व्यवस्था भी काबिज नहीं हो पाई है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि सोवियत संघ के विघटन का अब हम प्रभाव देख रहे हैं कि सोवियत संघ का विघटन के बाद दोस्तों 1991 में बोरिस येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति बने, जिन्होंने आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण की नीतियों का अनुसरण किया, जो कारगर साबित नहीं हुई। और इससे क्या हुआ कि रूस में भ्रष्टाचार और जीडीपी तथा औद्योगिक उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई। 1990 के दशक में चेचन विद्रोह होता है दोस्तों, और गुरिल्ला वार ने रूस की आंतरिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया, जिसका दमन व्लादिमीर पुतिन ने, जो एक गुप्तचर केजीबी के जो है धीरे धीरे हेड बनते हैं, और वही हेड एक दिन आके राष्ट्रपति के रूप में काबिज होता है। साथ ही अब क्या करते हैं, जब पुतिन जी आ जाते हैं तो पुतिन ने घरेलू मांग को बढ़ाकर विदेशी निवेश को आकर्षित किया, कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस की क्षमताओं का बेहतरीन उपयोग कर रूस को एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र की शक्ल फिर से दी। वर्तमान में यूक्रेन पर जो हमला हो सकता है कि पुतिन की बहुत बड़ी भूल है। वर्तमान में जो इन्होंने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, ये इनके ऊपर आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो यूक्रेन पर हमला है, इस आप देखें कि इस दशक में 21वीं सदी में तो ये बहुत ही मतलब अन्यायपूर्ण कार्य हो रहा है कि एक देश के ऊपर जिसको आपने अपने यूएसएसआर टूटने के बाद में स्वतंत्र किया था, फिर से आप उस पर जो है वहाँ पे साम्यवादी व्यवस्था तो नहीं स्थापित करने का उद्देश्य है। उनका उद्देश्य ये है कि ये नाटो की सदस्यता जो है यूक्रेन ना ले, और ये जो है हमेशा यहाँ थोड़ा अपनी नाटो से दूरी बनाए रखे। वर्तमान यूरोपीय संकट को देखते हुए रूस पुनः एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। आज सीधे जो है अमेरिका सीधे युद्ध के मैदान में आकर जो है परोक्ष रूप से रूसी विरोध एवं आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा है। आप देखें कि ये जो अमेरिका है, इसके बहकावे में आकर यूक्रेन ने रूस से इतनी बड़ी जो कठिनाई मोल ले ली, जो नाटो में मिलना चाहता था। और ये वही यूक्रेन है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा उस समय 5000 प्लस परमाणु बम थे, वो यूक्रेन के पास थे। लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति ने इतनी बड़ी गलती की कि अपने आप को परमाणु निशस्त्रीकरण कर दिया और आधा परमाणु बम दे दिया रूस को और आधा अमेरिका को। आज ना अमेरिका इनके साथ है और रूस तो इनको जो है पुनः खत्म करने की सोच ही लिया है। यूक्रेन पर आक्रमण यदि सफल हो जाता है दोस्तों, तो रूस पुनः एक हमारे इस एशिया और यूरोप में एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होगा। और हम सब भी जो है यही चाहते हैं कि जो इनका यूएसएसआर का पार्ट है, अब चूंकि इनका सिद्धांत ही रहा है कि डिफेंस बेटर देन ऑफेंस, तो ये आक्रमण ही पहले करना चाहते हैं और अपने भावी खतरों, जो इनके ऊपर एक दूसरा खतरा ना आने पाए, ये व्लादिमीर पुतिन की ही सोच नहीं, 1917 में व्लादिमीर जो है लेनिन की भी सोच थी, जो आज के 104 साल पहले भी इनके अंदर यही सोच थी। और 104 साल बाद फिर से एक व्लादिमीर आया, वो लेनिन था, और ये व्लादिमीर पुतिन हैं, जिन्होंने वो व्लादिमीर लेनिन ने जो है वहाँ पे सम्राटों जारशाही की सत्ता को समाप्त किया था। और यहाँ पर आप देखें कि व्लादिमीर पुतिन ने फिर से रसिया को एक बार बहुत ही बड़ी महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। ये हमारी क्लास कैसी लगी, मैं दोस्तों 100% आपसे कह रहा हूँ कि ये ऐसी क्लास है जिससे आपको रूस यूक्रेन की सारी कहानी समझ में आएगी कि किस प्रकार से इन्होंने इतना जो है कार्य किया, किस प्रकार से व्लादिमीर पुतिन से लेकर व्लादिमीर लेनिन 100 साल पहले तक की कहानी है। तो ये 100 साल ये जो है रसियन की हमेशा ये सोच रही है कि हमारे ऊपर जो भावी कोई खतरा आने वाला हो तो हम उस खतरे को आने से पहले ही ख़त्म कर दें, और उसी खतरे को ख़त्म करने की एक कहानी ये है यूक्रेन पर आक्रमण।
दोस्तों विश्व इतिहास ही नहीं, भारत के गरिमामय इतिहास को भी आप हमारे चैनल पे देखें। चैनल पे सल्तनत काल को आपको पूरी तरह से पढ़ाया गया है, आपको जो है आधुनिक काल भी पढ़ाया गया है, एंशियंट इंडिया भी। इसके साथ ही हिंदी साहित्य एवं व्याकरण और हमारे चैनल पे 100 से अधिक प्रैक्टिस सेट मौजूद हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको एक बार देखते हैं तो आपकी परीक्षा में सफलता की गारंटी होगी और ये 100% होगी, जिससे आपको सफल होना ही होना है। आप लगातार इतनी देर तक वीडियो पर बने रहे और कमेंट बॉक्स में हमको बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगे। और निसंदेह ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें बहुत मेहनत हुई है, और इस मेहनत को आप अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें, जिससे विश्व इतिहास की एक समझ और दुनिया में ये घटनाएं क्यों घट रही हैं। चूँकि आप देखें कि वर्तमान में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं का जो हल है वो इतिहास में छिपा हुआ है। इतिहास से आप वर्तमान की घटनाओं का रिजल्ट और उनका जो सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ऐसी क्लासेस देखने के लिए स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।